तो बिहार में 2 चरणों में होंगे मतदान। ये अभी की खबर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त की बिहार में छठ के बाद मतदान होगा। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। 16 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। तो बिहार के चुनावों की घोषणा हो गई है। पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 13 अक्टूबर को दूसरे फेज के लिए अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। पूरे देश में एसआईआर लागू किया जाएगा। जिस तरह से बिहार में एसआईआर किया गया था, उसी तरह से पूरे देश में यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए समस्त बिहार वासियों को बधाई, ये अमित शाह ने ट्वीट किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार भी विकास की राजनीति को चुनेगी। बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है बिहार के चुनावों की घोषणा पर। बिहार में छठ के बाद मतदान 2 फेजेस में मतदान होगा। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। 6 नवंबर और 11 नवंबर पहले फेज में 6 नवंबर को 121 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और उसके बाद 11 नवंबर को 122 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा और चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही पूरे देश में एसआईआर कराया जाएगा। जिस तरह से बिहार में एसआईआर कराया गया, उसी तर्ज पर बिहार ने देश को दिशा दिखाई है, यह कहना है चुनाव आयोग का। बिहार में 2 चरणों में मतदान होंगे। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर, और इस पर हम विशेष बातचीत भी करेंगे, बिहार का भी रुख करेंगे। बिहार में हमारे साथ हमारी को एंकर रीमा पाराशर मौजूद होंगी, साथ ही साथ हमारे संवाददाता मौजूद होंगे और इस पूरी खबर का हम विश्लेषण भी करेंगे। जानेंगे कि जनता क्या कहती है इस पूरे चुनावों पर, जनता का क्या है मूड और किस तरह से बिहार में राजनीति है गर्म। तो 2 फेजेस में चुनाव होंगे बिहार में। 10 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को पहले और दूसरे फेज के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 6 नवंबर और 11 नवंबर को पहले और दूसरे फेज के लिए वोटिंग होगी। 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इस बीच अमित शाह का यह बयान आ गया है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार भी विकास की राजनीति को ही चुनेगी। तो इस पूरे विषय पर बिहार का रुख करेंगे। बिहार में मौजूद हैं हमारी को एंकर रीमा पाराशर ऑन ग्राउंड, जो लगातार बिहार के चुनावों को, बिहार की सियासत को कवर करती रही हैं। और उनके साथ ही साथ रीमा, बहुत स्वागत है, मैं आपको देख पा रहा हूं, बहुत स्वागत है। रीमा हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी को एंकर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निखिल और मेरे साथ है रीमा। और इस शो में जैसा कि अभी आपने इससे पहले देखा कि चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई थी, और इसके साथ ही साथ बिहार में चुनावों का बिगुल बज गया है। 6 नवंबर और 11 नवंबर ये डेट्स फाइनल की हैं चुनाव आयोग ने। और इसके साथ ही साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 4 संवाददाता, ऋषि कुमार दिल्ली से और उसके साथ ही साथ मधुरेश नारायण, कुमार आलोक और राजेश राज भी जुड़ेंगे। सबसे पहले रीमा, हम आपके पास आते हैं और आपका, जिसको कहते हैं कि आप इतने दिनों से लगातार बिहार की सियासत को कवर कर रही हैं, उनकी नब्ज आप पहचान रही हैं। क्या कुछ कमेंट्स होंगे आपके, जिसको कहते हैं कि अब चुनाव की तैयारी पूरी है, अब जनता की बारी है?
शुक्रिया निखिल। बिल्कुल जनता की बारी है और हम लगातार देख रहे हैं कि कल से ही समा बंद चुका था और सबको अंदाजा लग चुका था कि आज वो डी डे होने वाला है, जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। कल से ही हलचल तेज थी और हमने देखा कि कल बीजेपी के तमाम नेता, क्योंकि जितने प्रभारी हैं बीजेपी के, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, विनोद तावड़े हो, सभी लोग यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। सीटों को लेकर के तालमेल बनाने की कोशिश हो रही है। कल दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा, क्योंकि आज का वो दिन है जिसके बाद अगले 2 दिन बहुत क्रूशल है निखिल, क्योंकि अब सीटों को लॉक करना पड़ेगा। जो भी थोड़ा आगे पीछे बार्गेनिंग है, हर कोई ये कोशिश कर रहा है, चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, कि कुछ 1-2 सीटें एक्स्ट्रा हमें मिल जाए, तो उसी की खींचातानी चल रही है। लेकिन जाहिर तौर पर जो 2 चरण में मतदान है, इसके थोड़े से डेटा जब हमने पता किए तो ये इंटरेस्टिंग बात पता लगी। 40 सालों के बाद ऐसा होने वाला है बिहार में, जबकि 2 चरणों में मतदान होगा। इससे पहले 1980, 1990 दोनों बार ऐसा हुआ था जब एक चरण में चुनाव हुआ था। तो 2 चरण का चुनाव और 1 हफ्ते के अंदर पूरा सिस्टम लॉक हो जाएगा, नतीजे भी आ जाएंगे। ये एक अच्छा शगुन माना जा रहा है। जनता कह रही है बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और इसीलिए एक तरीके से सभी लोग इसको स्वागत के तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल स्वागत के तौर पर देख रहे हैं। और आपने जो बात कही रीमा, निश्चित तौर पर अब सीटों का सीट शेयरिंग वो एक सबसे जो जिसको कहते हैं कि एज ए रिपोर्टर आप वहां पर कवर अगर उसको करेंगे ऑन ग्राउंड, तो सबसे पहले तो यही पता लगाने की कोशिश होगी भाई कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, और उसके बाद जनता का मूड। तो जनता का मूड जानने के लिए हमारे साथ हमारे 4 संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। राजेश राज बीजेपी हेडक्वार्टर से जुड़े हुए हैं पटना में, उसके साथ ही साथ मधुरेश नारायण जेडीयू के हेडक्वार्टर से जुड़े हुए हैं। और रीमा, मैं चाहूंगा कि पहले आप ही इन लोगों से संवाद करें। और राजेश राज के पास हम जाना चाह रहे हैं क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि अगर देखा जाए तो एनडीए के दोनों ऑफिसेस पर ये दोनों वहां मौजूद है। तो राजेश राज के पास आप जाना चाहेंगी, उसके बाद मधुरेश से मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। बिल्कुल 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 राजेश राज, क्योंकि देखिए जेडीयू और बीजेपी दफ्तर वो एक हब है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि बीजेपी का जो मुख्यालय यहाँ पर है, कार्यालय, सबसे ज्यादा हलचल अगर दिखाई दे रही है। जब भी उसके सामने से गाड़ी निकलती है लगता है कि बस सरकार बननी बदलनी सब कुछ यहीं से तय हो रही है। तो राजेश, टिकटार्थी और जो टिकट के लिए दावेदार हैं, आपके पीछे मुझे बहुत भीड़ भी दिखाई दे रही है, क्या हलचल है? देखिए, भारी हुजूम यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर तकरीबन 3 दिनों से मैं लगातार जो नज़ारा देख रहा हूँ कि यहाँ पर पूरे राज्य भर के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या उनके सहयोगी दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में जमे हुए हैं। और जब भी कल शाम 6 बजे और परसों शाम 6 बजे शनिवार और 6 बजे रविवार से लेकर रात 12 बजे तक जो बैठकों का दौर यहाँ चला, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा रहे। और जब भी गाड़ियाँ भीतर आती थी, कार्यकर्ता चाहते थे कि वो एक झलक अपने नेता का जरूर वो दीदार करें, उनको अपना चेहरा दिखाएं और उनसे ये दरख्वास्त करते थे कि हमारी ये विधानसभा क्षेत्र है और आप मुझ पर जो है नजरें इनायत रखिएगा। तो ये एक अद्भुत नज़ारा था भारतीय जनता पार्टी दफ्तर का, चाहे चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की गाड़ी हो, चाहे संगठन प्रभारी विनोद तावड़े हो, सह प्रभारी CR पाटिल, सह प्रभारी और यूपी के डिप्टी CM केशव मौर्य की गाड़ी हो, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, ये तमाम जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो मेंबर हैं, बिहार के चुनाव समिति के अभियान समिति के मेंबर हैं, उनके पास कार्यकर्ताओं ने खूब गुहार लगाई और लगातार उनसे मान मनोबल का दौर चलता रहा। और आज बिहार बीजेपी के दोनों प्रभारी से मेरी मुलाकात हुई, विनोद तावड़े से भी और धर्मेंद्र प्रधान से। मैंने जब उनसे पूछा कि कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम उमड़ रहा है और किस तरीके से आप देखते हैं, कई बार असंतोष की खबरें भी आती हैं, कई बार नारे भी लगते हैं, तो किस तरीके से इसे मैनेज करेंगे? धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है और हम यहाँ की सूची जो है लेकर दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में भी मंत्रणा होगी और फिर फाइनल जो डिसीजन होगा वो केंद्रीय चुनाव समिति का होगा, जहां पर बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शिरकत करेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नज़ारा बहुत अद्भुत है और भारतीय जनता पार्टी का चूंकि रूलिंग पार्टी है रीमा, सत्ताधारी दल के पास कार्यकर्ताओं का हुजूम निश्चित तौर पर उमड़ता है। और आप देख सकती हैं कि यहाँ पर लगातार जो है लोग टिकटों के
जुगाड़ में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि अपने नेता के पास अपना चेहरा एक बार दिखाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। रीमा, मैं मधुरेश के पास जाना चाहूंगा इसी सवाल के साथ में एक बात जो उन्होंने बात कही। निखिल जी 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 जी, जो बात यहाँ पर राजेश ने कही, बस मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगी। धर्मेंद्र प्रधान का उन्होंने नाम लिया जी, तो धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बीजेपी में एक बात कही जाती है कि वो बीजेपी के लकी चार्म हैं। और जहां जहां उनको प्रभारी बनाकर भेजा जाता है वहां पर उनका स्कोर हमेशा बढ़िया रहता है। तो यहाँ पटना में भी जो बात कर रहे हैं ना कार्यकर्ता, वो यही कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का यहाँ आना मतलब बीजेपी के लिए फतेह का किला जो है वो लेना। जी बिल्कुल। अच्छा, जो दूसरी बात रीमा राजेश राज ने कही, बिल्कुल रीमा जी जी, जो दूसरी बात राजेश राज आपने कही कि टिकटार्थियों का रेला है, मैं दरअसल यही बात मधुरेश से भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि मधुरेश पिछली बार 43 सीटें जेडीयू को मिली थी। नेता जरूर नीतीश कुमार को मान रही है एनडीए, लेकिन कहीं ना कहीं जब सीटों की बात आएगी तो उसमें बीजेपी का अपर हैंड रहने वाला है। और ऐसे में जो टिकटार्थियों की भीड़ आप लगातार कवर करते रहे हैं, टिकटार्थियों की जो भीड़ आपको बीजेपी दफ्तर में दिखाई देती है, उसका कंपैरिजन मैं चाहूंगा कि आप करें जेडीयू से भी, और जेडीयू में किस तरह का उत्साह जेडीयू में, क्योंकि रूलिंग पार्टी है जैसा कि अभी राजेश ने कहा और उनका मुख्यमंत्री है, क्या कुछ आप हमको नज़ारा दिखाएंगे, क्या कुछ हमको बताएंगे? देखिए, बेसिकली क्या है कि जदयू से खुद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से इसका एक बड़ा वजन जो है वो बिहार की राजनीति पे है ही। और जैसा कि राजेश जी अभी बता रहे थे कि वहाँ बीजेपी में बड़ा हुजूम लगातार पिछले 2-3 दिनों से उमड़ा हुआ है। लोग अपनी टिकट के लिए, टिकट कंफर्म कराने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसा ही कुछ दृश्य जो है वो यहाँ जदयू कार्यालय में भी देखने को मिल रहा है। और लगातार बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो अपने जो बड़े नेता हैं उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और लगातार गुहार लगा रहे हैं। यहाँ भी लगातार जो नारों का दौर है वो लग रहा है। कई लोग शिकायत भी लेकर के आ रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है कि लंबे समय से वो कार्यकर्ता है, अभी तक टिकट का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो मैनेज भी कर रहे हैं। और जदयू का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी लगातार बैठकें कर रहा है। आज भी बैठक हो रही थी, इसमें कई बड़े नेता शामिल हुए थे, मसलन संजय झा भी इसमें शामिल थे। और जो लगातार जो बैठक हो रही है इसमें एक स्क्रूटनी भी हो रही है, क्योंकि जो सीट का बंटवारा है वो कमोबेश लगभग तय हो चुका है और बस अब अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो जैसा नजारा लगभग बीजेपी दफ्तर में देखने को मिल रहा है, वैसा ही नजारा जदयू ऑफिस में भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी थोड़ी देर पहले जब चुनाव की घोषणा हो गई है तो यहाँ जो सरगर्मी है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई दिख रही है। थोड़ी अचानक से पिछले 1 घंटे 1.5 घंटे में यहाँ जो कार्यकर्ता है और नेता है उनकी संख्या जो है वो थोड़ी बढ़ गई है। और लोगों में थोड़ी एक बेचैनी भी दिख रही है, खास करके उनमें जो टिकट लेने के लिए यहाँ पहुंच रहे थे या वो कार्यकर्ता जो चुनाव से जुड़े हुए हैं, उनमें एक तरह की बेचैनी भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। जी, निश्चित तौर पर बेचैनी भी मिल रही है, बहुत सारे लोग उत्साहित भी हैं जैसा कि आपने बताया। और राजेश राज के पास एक बार वापस लौटेंगे। रीमा, आपने देखा होगा कि इन चुनावों में एसआईआर बड़ा मुद्दा रहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ये उस पर बहुत सारा विराम भी हुआ। मैं कुमार आलोक को भी देख पा रहा हूँ अपने साथ स्क्रीन पर। कुमार आलोक इस समय आरजेडी के मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। आरजेडी का दफ्तर किस तरह से गुलजार हो रहा है, क्योंकि कुमार आलोक ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आरजेडी अपने प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर के लगातार नीतीश कुमार की बात करते रहे, अभी तक मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी वो घोषित नहीं हो पाए हैं। इसके बावजूद लगातार उत्साह बना हुआ आरजेडी में भी। क्या जानकारी आप हमको देंगे? देखिए निखिल, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो वीरचंद पटेल मार्ग है, वीरचंद पटेल मार्ग उसका हम इनकम टैक्स से जब चलते हैं और आर ब्लॉक पर जाके खत्म होता है, तो ये तीनों पार्टी, जो तीनों मुख्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और आरजेडी का दफ्तर, तीनों पार्टियों का दफ्तर एक ही रोड पे है। और इस समय पूरा सड़क जाम है। जो प्रत्याशी हैं, जो भावी विधायक बनना चाहते हैं विभिन्न पार्टियों से, तो यहाँ अपने अपने दफ्तरों में यहाँ पर आए हुए हैं। जहाँ तक आरजेडी के दफ्तर की बात करूँ तो यहाँ भी जबरदस्त यहाँ पर लोग हैं, टिकटार्थी हैं जो टिकट के चाहने वाले हैं। और आरजेडी से अभी शक्ति यादव जिनसे पूछा गया
कि आरजेडी अपने सीटों की घोषणा कब कर रही है, महागठबंधन अपनी सीटों की घोषणा कब कर रही है, तो उनका जवाब था कि पहले भाजपा को करने दीजिए। तो यानी आरजेडी शायद इंतजार कर रही है कि बीजेपी अपना कैंडिडेट पहले मैदान में उतारे, एनडीए अपना कैंडिडेट मैदान में उतारे, तब आरजेडी अपना कैंडिडेट मैदान में उतारेगी। लेकिन अगर हम बात करें तो आरजेडी और जो तमाम महागठबंधन के दल है, उनके यहाँ भी कहा जा रहा है कि सूत्रों की मानी तो सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुका है। और अब जब प्रशांत किशोर ने घोषणा किया, जन स्वराज पार्टी के जो है, और उन्होंने घोषणा की है कि 9 तारीख को पहली सूची जारी करेंगे, तो आज जब चुनाव की घोषणा हुई है 2 चरणों के लिए, तो एक तरह से कहा जाए कि पूरा चुनाव आयोग ने पूरा सोच समझकर विभिन्न दलों से बातचीत करके, विभिन्न जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और भी जो इदारे हैं, उनसे बातचीत करने के बाद ही ये डेट फाइनल किया है। और इस डेट को फाइनल में आप समझ सकते हैं, छठ जो महान पर्व है बिहार का, और वो छठ पर्व की भी समाप्ति हो जाएगी, दिवाली की भी समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद इत्मीनान से जो बिहार के मतदाता लोकतंत्र के इस महान पर्व में हिस्सा ले सकेंगे। निश्चित तौर पर सोच समझकर ये डेट्स रखी गई। रीमा, एक बात आपने सुना कि हमारे दोनों संवाददाता जो टिकटार्थी हैं उनकी बात कर रहे हैं, और अब तो इस बात की भी बात हो रही कि पहले कौन घोषित करेगा, क्योंकि ये भी अपने आप में बड़ी सियासत होती है कि पहले कौन घोषित करता है, उसके बाद कौन किसके प्रत्याशियों को तोड़ता है। क्योंकि कई बार तो टिकटार्थी आप जानती हैं कि वो एक नहीं बल्कि कई जगहों पर उनकी निगाहें होती हैं। बिल्कुल, देखिए मैं जरा राजेश राज को एक बार फ्रेम में लाना चाहूंगी। राजेश, आज सुबह से हमने देखा, क्योंकि आपने बताया कि आप कल से लगातार प्रभारियों से मिल रहे हैं और तमाम हलचल भी देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में। चिराग पासवान को लेकर आज सुबह से हलचल चल रही थी कि भाई उन्होंने कल फोन उठाने बंद कर दिए थे, उसके बाद सीटों को लेकर के कुछ घमासान चल रहा था। इसी तरह से महागठबंधन में भी चल रहा है। दूसरी सुगबुगाहट ये भी चल रही है कि पीके निगाह लगा के बैठे हुए हैं कि किन किन लोगों को बीजेपी टिकट नहीं देती, जेडीयू टिकट नहीं देती और कांग्रेस टिकट नहीं देती, उनके जो टिकटार्थी होंगे उनको वो अपनी पार्टी के स्लोगन पर टिकट देंगे। तो इस बार टिकटों को लेकर के ये जो घमासान चल रहा है, उसकी आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, टिकटों को लेकर जो घमासान है रीमा, उससे पहले अगर बात करें तो दोनों महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों गठबंधन के पास अपने सहयोगी दलों को सबसे पहले साधने या हम यूं कहें कि एकोमोडेट करने की सबसे बड़ी चुनौती है। और कल जब उपेंद्र कुशवाहा से मेरी बात हो रही थी, मैं उनसे मुलाकात के लिए गया था, उन्होंने हालांकि कैमरे पर कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल है और हम जो है वो सब कुछ ठीक ठाक कर लेंगे। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों से विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान मिलने पहुंचे। ललन सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई, यानी जनता दल यू, हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, हम उनसे और उपेंद्र कुशवाहा तीनों से मुलाकात हुई। लेकिन चिराग पासवान से मुलाकात धर्मेंद्र प्रधान की नहीं हो पाई। मैंने जब आज ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि शायद वो दिल्ली में है और अगले 2-4 दिन जो है पूरी पॉलिटिक्स दिल्ली शिफ्ट होगी, क्योंकि चिराग पासवान से बात नहीं हो पा रही है। और चिराग पासवान की जो महत्वाकांक्षा है, एक तो सबसे पहली बात कि वो करीब 35 से 40 सीटें चाहते हैं, और इसलिए जो जानकारी मिल रही है मेरे सूत्र के हवाले से कि वो महागठबंधन के जो लोग हैं वो भी उनकी तरफ आस लगाए बैठे हैं, टकटकी भरी निगाहों से हैं कि अगर वो एनडीए से क्विट करते हैं तो महागठबंधन उन्हें लपकने की कोशिश करेगा। दूसरी बात कि प्रशांत किशोर इस तकाजे में बैठे हैं कि जिनको जेडीयू, आरजेडी या बीजेपी टिकट नहीं देगी, हम उनको अपनी पार्टी में लपकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, अगर प्रशांत किशोर उनको चुनाव नहीं लड़ाते हैं तो पार्टी का हश्र पप्पू यादव की पार्टी की तरह हो सकता है, जन अधिकार पार्टी की तरह, जो 2015 में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी लॉन्च की थी और तमाम जो दलों के हारे हुए प्रत्याशी थे, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, उनको उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा और 2000 से लेकर 10,000 तक वोट आने के बाद एक प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीतकर विधानसभा नहीं पहुंच पाए। तो प्रशांत के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी पार्टी को इंटैक्ट रखने की, अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद रखने की। और जी
ओके जी ठीक है मधुरेश, यही बात है, यही वो पॉइंट है। पीके का जब हम इंटरव्यू करने के लिए गए थे, आप भी साथ में थे, तो हमने देखा कि पीके बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड में ये बात पता लगी थी कि हाँ भाई उनकी निगाहें उन्हीं लोगों पर रहेंगी जो बीजेपी से निकले हैं, जेडीयू से निकले हैं, कांग्रेस से निकले हैं, मतलब अपने लोगों को हटा करके दूसरी पार्टियों से टूटे हुए लोगों की तरफ निगाहें उनकी लगी हुई है। तो ये एक फैक्टर दिखाई दे रहा है क्या? तो उन्होंने बताया था कि बकायदा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, लोगों के इंटरव्यूज लिए जाएंगे, उसके बाद देखा जाए कि जनता के बीच में उनके कैरेक्टर कैसे है, उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, उसके बाद प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। लेकिन ये उन्होंने ऑन कैमरा ये बातें कही, और जब ऑफ कैमरा की बात आई तो जो वहाँ कॉन्टैक्ट थे उनसे ये जानकारी मिली कि उनकी भी नजर जो है वो बीजेपी के छोड़े हुए कैंडिडेट या फिर जो जदयू के छोड़े हुए कैंडिडेट है, और खास करके वैसे कैंडिडेट जिनके विनिंग की संभावना थोड़ी बहुत है, उन पर उनकी निगाहें टिकी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर है, उनके कथनी और करनी में एक बड़ा फर्क दिखता है। प्रशांत किशोर ने कई बातें कही जो अभी वर्तमान में सही होती हुई नहीं दिख रही है, जैसे उनके कैंडिडेट सिलेक्शन की बात कर लीजिए। इसके अलावा वो घूम घूम करके जिन बातों को गांव तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस चीज में आप पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से रोजगार की बात कर रहे हैं, तो रोजगार बिहार सरकार ऑलरेडी रोजगार देने के लिए कई पिछले आप अगर ध्यान दें तो पिछले 2-3 महीनों में कई सारे स्टैंड बिहार सरकार ने लिए हैं। उसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, बिहार सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, ये मुद्दे तो लगातार चलते रहेंगे, ये मुद्दे तो अभी और सामने आएंगे। लेकिन कुमार आलोक, यही बात है, आज सुबह सुबह हमने देखा मेट्रो का भी हो गया उद्घाटन एक तरीके से, 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में। जाहिर तौर पर आरजेडी में हलचल तो होगी ना, क्योंकि बीजेपी में और एनडीए में तो क्लियर कट है कि बड़ा भाई कौन है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस के बीच ये बड़ा भाई छोटा भाई जो है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। कुमार आलोक तक शायद आवाज नहीं जा रही है। एक बार ऋषि कुमार भी जुड़ गए हमारे साथ विज्ञान भवन से सीधे, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे थे चुनाव आयोग की। ऋषि, बहुत सारी अहम बातें इस बार नए सिरे से चुनाव आयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार का ये चुनाव इस बार कई मायनों में अलग साबित होने वाला है। संक्षिप्त में थोड़ा सा आप बताइए कि जो अलग चीजें होने वाली हैं, जो पहली बार होने वाली है बिहार के चुनाव में, वो क्या खास बात है? देखिए, जहाँ तक इन चुनावों की बात करें तो निश्चित मायनों में आज़ादी के बाद जिस तरीके के चुनाव हुए हैं, उसमें चुनाव आयोग की जो भूमिकाएं रही है, इस चुनाव में बहुत खास होने वाली है। और इस मायने में चुनाव आयोग ने न सिर्फ मतदाताओं का धन्यवाद किया, बल्कि उनमें पूरा भरोसा दिखाया कि जिस तरीके से उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया में उनका सहयोग किया है, अब वो चुनाव के दौरान मतदान की प्रक्रिया में भी सहयोग करेंगे। निश्चित तौर से इन चुनावों में जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग पर तीखे हमले हुए, उसके बाद इन चुनावों की ओर बढ़ना बहुत चुनौती भरा कार्य है। और लेकिन जिसमें जो सबसे खुशनुमा बात यह है कि अंततोगत्वा जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल है, और इसमें चुनाव आयोग के लिए अब एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर बना है, ये उन्होंने दावा किया है। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत में नाम काटे जाने को लेकर जो बातें आई थी, लेकिन उन्होंने साफ किया कि नाम उन्हीं के कटे हैं जो या तो मृत हैं, या वो जगह से शिफ्ट हो गए हैं, या डुप्लीकेसी है। तो जो जेन्युइन रीजन थे उन्हीं के आधार पर हुई, लेकिन सियासत बहुत ज़्यादा हो गई। ऐसे में साफ तौर से चुनाव आयोग ने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी दिए, चाहे वो आधार कार्ड से संबंधित रहा हो। बहुत बड़ा इशू रहा आधार कार्ड का, जिसमें कि उन्होंने साफ कहा कि आधार कार्ड ना तो आपकी जन्मतिथि की गारंटी देता है, ना ही आपके भारत के नागरिक होने की गारंटी देता है, और ना ही आपके उस स्थान के निवासी होने की, वो सिर्फ आपकी पहचान की बात करता है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और इसी आधार पर वो उसको अक्षरता पालन भी कर रहे हैं। इन चुनावों में एक और जो महत्वपूर्ण बात है, नए प्रयोग तो हैं, 17 नए उन्होंने इनिशिएटिव लेने की 17 नए इनिशिएटिव लेने की तो बात कही है, लेकिन इन नए इनिशिएटिव में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, चाहे वो वीवीपैट की जो पर्चियां गिने जाने की बात उन्होंने कही, और उसको मैंडेटरी बना दिया कि जो परिणाम आएंगे उससे लास्ट राउंड के 2 राउंड बचने से पहले वो कम से कम डिक्लेयर हो जाने चाहिए। कई बार इस तरीके के आरोप लगते थे। दूसरा, इसमें इस बार जो साफ तौर से
जो पोल परसेंटेज को लेकर बात हुई थी उसको भी उन्होंने साफ कर दिया कि हमने पिछले 2 उपचुनाव में भी इस बात को सॉर्ट आउट कर लिया है कि जितने भी पोल परसेंटेज के आंकड़े लेट आते थे उसको अब एक स्मूथ तरीके से और एक वेब के जरिए या अपलोड करने के जरिए वो जल्दी ही आएंगे, और जो आएंगे उनमें किसी भी तरीके के आगे से तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले एक टेलीफोनिकली जो आंकड़े बता दिए जाते थे और उनको अपलोड कर दिया जाता था, उस आधार पर कई बार उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हो जाती थी और ये एक बड़ा मसला भी बन जाता था सियासी दलों के लिए, ख़ासतौर से उनके लिए जो चुनाव हार जाते थे। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने कहा कि हम उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं जो कि पिछले चुनाव में एक कमियों के तौर पर देखी गई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव आयोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन चुनावों में आगे बढ़ रहा है और 2 चरणों में चुनाव कराए जाने को लेकर भी उन्होंने कहा कि अब बिहार इस मामले में पूरी तरीके से सक्षम है कि बहुत ज़्यादा चरणों में चुनाव ना हो, और जो उन्होंने चुनाव कराए जाने का जो पूरा अगर उनके आंकड़े को देखें और उनके नक्शे को देखें, बिहार के नक्शे को, तो पहले चरण में उन इलाकों में है जो पटना के आसपास हैं, बाकी के इलाकों में जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो बाउंड्रीज़ के इलाके हैं, उनको रखा है। पहले आसान तरीके से आसान इलाकों को चुना है और बाद में दूसरे चरण में बाउंड्रीज के जो विधानसभा के क्षेत्र है उनको रखा है। तो चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है और एक कॉन्फिडेंस के साथ एक बार फिर से वो चुनाव के मैदान में हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मनीष पांडे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ निखिल जैन जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, राजनीतिक विश्लेषक है। मैं जरा मनीष पांडे जी आप ही से शुरुआत करूंगी। जिस तरह से चुनाव आयोग ने 2 चरणों की बात कही, जेडीयू की तरफ से ये आग्रह किया गया था कि 1 चरण में चुनाव हो, लेकिन 2 चरण में अब चुनाव हो रहे हैं। जाहिर तौर पर आपके सभी नेता तो इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन एसआईआर को लेकर के और जो वोट चोरी को लेकर के बातें हो रही थी, आपको लगता है कि वो पूरी तरीके से दरकिनार हो गया है मुद्दा? देखिए, ये तो शुरू से इनका प्रोपेगेंडा था और इसको बिहार की जनता भी समझ रही थी, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से पिछले 90 के दशक से बूथों की, मतदान केंद्रों पर डकैतियां होती थी, मतपेटियां लूट दी जाती थी, बिहार की जनता ने उन सभी चीजों को देखा है और चुनाव आयोग ने लगातार चुनाव की प्रक्रिया में सुधारात्मक जो प्रक्रिया लागू करते हुए ईवीएम आने के बाद वोटर आईडी कार्ड के अलावा आज स्थिति जो हुई है, ये हर एक मतदाता, वह चाहे कोई भी हो, वह आसानी से जाकर अपना मत गिरा पाता है, उसके वोटों की चोरी नहीं होती। तो ये बिहार में जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, यही कारण आपने देखा होगा रीमा जी कि कहीं पर भी किसी जगह भले पॉलिटिकल आंदोलन हुए उस चीज को लेकर, लेकिन वोटर्स की तरफ से कहीं पे भी किसी बूथ पर इस प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। अब क्या है, देखिए प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा प्रूफ क्या है। 2 दिन हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो पटना में थे, पूरी टीम पटना में थी, लेकिन ये तेजस्वी यादव जो अपनी पार्टी के प्रमुख हैं, यहाँ के प्रमुख विपक्षी दल है, नेता है विधानसभा में, उनको फुर्सत नहीं मिली कि वो खुद जाकर नजर से नजर मिलाकर जो उनकी आपत्तियां शुरू से जिस पर वो राजनीति करते आए हैं, उन आपत्तियों को लेकर खुद से चुनाव आयोग से मिले। उन्होंने अपना प्रतिनिधि मंडल भेज दिया। देखिए, ये इनकी जो है, इनकी जो दोहरी नीति है और इनका जो प्रोपेगेंडा है, उसका पर्दाफाश कैसे होता है कि जब चुनाव आयोग इनके दरवाजे तक आया, पटना तक आया, तो ये खुद से मिलने नहीं गए, अपने प्रतिनिधि को भेज दिए। और जब चुनाव आयोग चला जाएगा यहां से, तो प्रेस मीडिया में आकर, टीवी चैनलों में इनके प्रवक्ता आकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे और चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं स्वागत करता हूं आज जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने बड़ी चीजें क्लियरली मतदाता के फेवर में और चुनाव मतदान कर्मियों के फेवर में जो एक पारदर्शी बातें आज बताई लोगों को, मुझे लगता है कि ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग जो हैं वह बेनकाब हो गए हैं और इनके पास आगे प्रोपेगेंडा करने का कोई हथियार नहीं बचे। ये प्रोपेगेंडा था पूरी तरह से, क्योंकि जिस तरह के सर्वे दिखा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का भी जो सर्वे दिखा रहा है, वो तो दिखा रहा है कि कांग्रेस का हाल बहुत बुरा होने वाला है। तो राहुल गांधी एक बार फिर से नहीं पकड़ पाए जनता का मुद्दा, क्योंकि वोट चोरी और उसके बाद वो विदेश चले गए और पीछे छोड़ गए तेजस्वी यादव को, जो कि वोट चोरी पर बात ही नहीं कर रहे हैं। रीमा जी, देखिए सर्वे तो बहुत कुछ दिखाते हैं। सर्वे ने तो ये भी दिखाया था कि अब की बार 400 पार मोदी जी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, 2 छड़ियों पे चल रहे हैं। एक का नाम है नीतीश कुमार, एक का नाम है चंद्रबाबू नायडू। 240 नहीं, वो सर्वे ने नहीं दिखाया था, सर्वे ने नहीं दिखाया था। नहीं, बहुत सारे, नहीं, बिल्कुल रीमा जी,
नहीं, स्लोगन भले ही 400 का हो, लेकिन आप उस समय की अपनी डिबेट्स याद कीजिएगा कि उस टाइम के बहुत सारे सर्वेज ने यही दिखाया था कि बीजेपी या तो 350 से ज्यादा जीत रही है, 400 से ज्यादा जीत रही है, शायद एक ने तो 450 भी दिखा दिया था। तो सर्वेज को तो मैं कोई तूल दूंगा नहीं, मैं सिर्फ जनता की बात पे, जनता के मत पे तूल दूंगा। चलो आप बता दो, आप बता दो कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें ला रही है? अरे भाई आप ही बता दो ना, कांग्रेस कितनी सीटें लेकर आने वाली है? नहीं, मैं बता देता हूँ रीमा जी, मैं एकदम ईमानदारी से बताता हूँ। मैं पिछले 3 हफ्तों से पटना में ही हूँ। यहाँ पे जितने भी लोगों से, बिहार में और भी घूमना होता है, जितने भी लोगों से बात होती है, हर जगह कोई भी ये नहीं कहता कि जेडीयू का माहौल है, नीतीश कुमार का माहौल है, नरेंद्र मोदी का माहौल है। माहौल जो है वो जनता भी अपना मन बना रही है, क्योंकि बात यह है कि जब 20 साल से एक ही मुख्यमंत्री हो और वो बड़े बड़े वायदे कर पाए लेकिन उन वादों पे डिलीवर ना कर पाए। कहते हैं कि आरजेडी के टाइम पे जंगल राज था, आज क्या हो रहा है? पटना की सड़कों में लोगों को दौड़ा दौड़ा के गोलियां मारी जा रही हैं। पटना के सबसे बड़े अस्पताल में 6 गुंडे ऐसे घुसते हैं जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर चल रही हो, शूट आउट करते हैं और बड़े आराम से निकलते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर और जंगल राज की बात तो जेडीयू और बीजेपी ना ही करें तो बेहतर होगी। ये सोशल डेवलपमेंट की तो खैर ये बात ही नहीं करते, सोशल जस्टिस की वो तो आरजेडी और कांग्रेस ही करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। मैं पटना के सबसे पॉश इलाकों में से एक में रह रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे घर के बाहर एक नदी है। नदी होनी नहीं चाहिए थी, सड़क होनी चाहिए, लेकिन नदी है क्योंकि सड़कें इतनी टूटी हुई हैं, सीवर लाइन ढंग से नहीं बिछी हुई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हाँ पैसे बहुत सारे खाए जा रहे हैं। अच्छा, आपने इतने सारे मुद्दे एक साथ बता दिए। एक सेकंड रुको। अब बात में एसआईआर पे कर दूं, छोटी सी हिंदी वाली। भाई आपने इतने सारे मुद्दे, नहीं रुको। अब आपने इतना बड़ा बोल दिया, अब रुको। पहले इसी पर जवाब होगा, पहले इसी पर जवाब लेना पड़ेगा। जेडीयू से जितेंद्र जी जुड़ गए। जेडीयू से जितेंद्र जी इतने आरोप लगा दिए, मतलब ना तो कोई माहौल बन रहा है, ना ही जंगल राज पार्ट 2 जो आप लोग मना कर रहे हैं वो है, पटना की सड़कों पर कानून व्यवस्था नहीं है। अब निखिल जी कह रहे हैं वो 3 हफ्ते से देख रहे हैं पटना में रहकर कि क्या हालत बना दी है पटना की। निखिल जी को अपना जो चश्मा लगा रखे हैं ना, उसके पावर को बदलना चाहिए। इनको विकास कहीं नहीं दिखेगा। पूरे भारत में इनकी बुरी स्थिति हो गई। राहुल गांधी जी कांग्रेस के लीडर रहते हुए 90+ चुनाव हार चुके हैं, लेकिन फिर भी वे देश के चीर युवा नेता रहेंगे और उनके नेतृत्व में हर चुनाव निखिल जी हारेंगे और फिर भी पूरे देश में कहीं विकास इनको नहीं दिखेगा। बिहार तो छोड़ ही दीजिए, और पटना के किस पॉश इलाके में रहते हैं इसका नाम उन्होंने नहीं लिया है। बस आरोप जड़ दिया कि जहां पे सड़क होनी चाहिए वहां पर नदी बह रही है, नाला बह रहा है। अरे हम लोगों ने तो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत बिहार के विभिन्न सेक्टर में अप्रतिम विकास किया है, उल्लेखनीय योगदान किया है। और नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, पिछले 15 साल में हमारा ग्रोथ रेट जो है, जीडीपी का ग्रोथ रेट है, वो डबल डिजिट में हम लोगों ने मेंटेन किया है, 14.47%, जो पूरे देश में नंबर 1 है। और हम लोग लगातार डिकेड पर डिकेड मेंटेन किए जा रहे हैं, लेकिन इनको डेवलपमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि डेवलपमेंट को देखने का जो चश्मा है इन्होंने लगाया नहीं है, वो इटली से अभी आया नहीं है। और राहुल गांधी जी बिहार में चुनाव है और लैटिन अमेरिका चले गए हैं दौरा करने के लिए। तो ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और राजनीतिक चीयर लीडर बिहार में नहीं चाहिए और बिहार में नहीं चलेगा। जिस एसआईआर की बात राहुल गांधी जी आकर कर रहे थे बिहार की सड़कों पे, केयास और अराजकता फैलाया है, अभी वो विदेश चले गए हैं और तेजस्वी जी को फुर्सत नहीं है, क्योंकि कभी भी एसआईआर और वोट की चोरी बिहार में मुद्दा नहीं रहा है। 90 से लेकर 2005 तक वोटों की चोरी नहीं, वोटों की डकैती ही लोग कर रहे थे जब बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहा था। धीरे धीरे आईसीटी का प्रयोग इलेक्शन कमीशन करने लगी तो इनको पेट में दर्द होने लगा। अच्छा, मेरे दो सहयोगी जो जुड़े हैं, मैं समझ गई मैं क्या अपना वक्तव्य पूरा कर सकता हूँ? जेडीयू के बीच में आ गए, क्या मैं वोट चोरी और एसआईआर में जवाब दे सकता हूँ? ठीक है। नहीं, एक मिनट रुकिए निखिल जी, मैं आप ही के लिए देखिए अपने 2 संवाददाताओं को जरा बीच में लेकर आती हूँ एक बार फिर से। एक सवाल दोनों से है, राजेश राज से, कुमार आलोक से। राजेश राज, पहले आपसे पूछती हूँ, आप भी इतने दिनों से पटना और बिहार में घूम रहे हैं और देख रहे हैं, कांग्रेस का कहीं बज़ है क्या? पहले बताइए निखिल जैन के लिए, उसके बाद निखिल जैन से जब सवाल करेंगे। कांग्रेस का बज़ कितना चल रहा है? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है रीमा, कि वो अपनी खोई जमीन को पाने की जद्दोजहद में है। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मैदान में उतारकर वो अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा
वो महागठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, उस पर प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रही है, क्योंकि पिछली बार 70 सीटों पर वो चुनाव लड़ी। इस बार उनकी मंशा जब राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ उमड़ी तो उनके मन में ये भाव जगा कि हम 100 से ज़्यादा सीटें मांगते हैं और फिर बार्गेन करेंगे। और अब ये खबर भी आ रही है कि कांग्रेस डिप्टी सीएम का पद भी जो है वो तेजस्वी यादव से मांगने की कोशिश कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी को सख्ते में लाने के लिए कांग्रेस जो है राहुल गांधी को लेकर आई। और गिरिराज सिंह से जब मैंने यही सवाल किया था तो गिरिराज जी ने यही कहा था कि वोट और भीड़ दोनों तेजस्वी का, और झंडे जो थे वो कांग्रेस के लहरा रहे थे, महफिल राहुल लूट रहे थे। ये बात जब तेजस्वी को इसका भान हुआ तो तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा के बजाय बिहार अधिकार यात्रा निकाला और राहुल गांधी को उससे माइनस कर दिया। तो कहीं ना कहीं अपनी जमीन को बचाने की जद्दोजहद कांग्रेस के भीतर है। वहीं आरजेडी हर हाल में चाहती है कि 125 सीटों से अधिक पर वो चुनाव लड़े, ताकि उनके जो सहयोगी है उनको वो बैकफुट पर रखें। कुमार आलोक, यही सेम सवाल आपसे है, आपको क्या दिख रहा है कांग्रेस का बज़? क्योंकि निखिल जैन का को लग रहा है कि हवा बन रही है पूरी कांग्रेस और महागठबंधन के पक्ष में। देखिए, कांग्रेस के साथ रिबा यही प्रॉब्लम है कि जब चुनाव आते हैं, चुनाव नज़दीक जब आते हैं तो अचानक उनके जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं या और भी जो बड़े नेता हैं, वो लगातार दौरा करने लगते हैं। और फिर जब चुनाव बीत जाता है, उनकी पार्टी फिर विपक्ष में आ जाती है, तो फिर उनका 4 साल तक वो घर में बैठ जाते हैं। तो ये यहाँ पे हमने यहाँ ही नहीं देखा, बल्कि त्रिपुरा में जब कांग्रेस विपक्षी दल हुआ करती थी तो वहाँ भी लोग यही कहते थे कि जब चुनाव आता है तो चुनाव के 4-5 महीना पहले सक्रिय हो जाती है कांग्रेस, और उसके बाद जैसे चुनाव हारती है उसके बाद फिर अक्रिय हो जाती है। तो ये चीज़ बिहार में भी लागू है। और आप देखिए कि पिछली बार जब 70 सीटें ली गई थी, महागठबंधन में कांग्रेस को दी गई थी, और जब परफॉर्मेंस उनका आया, जब रिजल्ट आया, तो 70 में से वो मात्र 19 सीटें जीत पाए, और 19 सीटों में से भी 2 जो उनके विधायक हैं वो एनडीए में ऑलरेडी चले गए हैं। तो अब जब ये पूरा प्रेशर बनाने के लिए वोटर अधिकार यात्रा किया गया कि, और उसमें भीड़ जो जुटा, उसमें तेजस्वी को भी देखने वाले लोग थे, राहुल गांधी को भी चाहने वाले लोग थे, तो ये एक प्रेशर बनाया गया कि कांग्रेस जो 70 सीटों में 19 सीटें लाई थी, जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी खराब था, हम इस रैली के जरिए ये बता सके लोगों को कि नहीं, कांग्रेस अभी भी 70 सीट लायक है, अभी 100 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि आरजेडी आप देखेंगे कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ, पिछला लोकसभा का जो चुनाव हुआ, तो महागठबंधन का प्रदर्शन उत्तर बिहार में अच्छा नहीं रहा, लेकिन दक्षिण बिहार में महागठबंधन का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पर सीपीआई एमएल के भी कोर वोटर जो थे, उन्होंने महागठबंधन को वोट किया। मुझे जरा निखिल के पास जाना होगा। ओके ओके ओके, निखिल जैन। रीमा जी, मौसमी नेता तो शायद नरेंद्र मोदी है, मौसमी पार्टी मौसमी नेता की बन गई हो। देखिए, हमारे बीजेपी के मित्रों के लिए तो सारे के सारे मौसमी नेता हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, जो ज्यादातर तो खैर फॉरेन टूर पे रहते हैं। कितनी बारी वो इंडिया जाते हैं, इंडिया में मिलते हैं तो लगता है कि स्वागत करना चाहिए, उनका माला आरोपण करना चाहिए, मणिपुर जा नहीं पाते हैं। रही बात विपक्ष की, कांग्रेस की, आरजेडी की, बिहार का दौरा हो चुका है 57 बार नरेंद्र मोदी का, भाई निखिल जैन, और वो 57 बार नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हो चुका है। रीमा जी, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? क्या जवाब दे सकता हूँ? 57 बार बिहार दौरा हुआ और बिहार के लिए क्या किया? तो टोकना पड़ेगा ना। देखिए, मैंने किसी को इंटरजेक्ट नहीं करा था रीमा जी, तो अगर बाकी लोग इंटरजेक्ट ना करें तो बेहतर रहेगा। देखिए, राहुल गांधी रही बात दौरा करने की, नहीं मैं सही बयान दे रहा हूँ। राहुल गांधी दिल्ली में देश की जनता की, बिहार की जनता की आवाज उठाते हैं। तेजस्वी यादव पटना में देश की जनता की और प्रदेश की जनता की, बिहार की जनता की आवाज उठाते हैं। वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, एसआईआर के मुद्दे पे बात करी गई। बीजेपी को बहुत ज्यादा डर सा लग गया, पता नहीं कौन सी खुजली हो गई कि क्यों एसआईआर के लिए बात करी जा रही है, जबकि हम तो ये आशा कर रहे थे कि बीजेपी और जेडीयू के मित्र साथ में बोलेंगे कि क्यों आप प्रदेश की जनता को भगा रहे हैं, लाइन में लगा रहे हैं, उनसे अपना प्रमाण, अस्तित्व और नागरिकता साबित करने को कहा जा रहा है, वो भी चुनाव से 1 महीने पहले, बाढ़ के दौरान। इन्हें भी आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने आवाज नहीं उठाई। आवाज किसने उठाई? केवल कांग्रेस ने और आरजेडी ने, राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने। और यही जनता के मुद्दों की बात करना, जो जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बुरा होता जा रहा है, जिस तरीके से शराबबंदी करने के बावजूद होम डिलीवरी होती है शराब की। यहाँ एक और बात बता देता हूं, क्योंकि पटना में रह रहा हूं, सुनने में आता है, खैर होम डिलीवरी हो रही है लेकिन कुछ अच्छा नहीं मिलता है। तो शराब बंदी तो नहीं हुई है, लेकिन अच्छी शराब की बंदी जरूर हो गई है। शराब के माफिया बहुत शुरू हो चुके हैं।
मुद्दे जनता को दिख रहे हैं, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन पक्षपाती बिहेव कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि हमने 3,66,000 वोटर्स जो कटे हैं उनके नाम दे दिए राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन नहीं दिए हैं। ठीक है मनीष पांडे जी। मैं तो निखिल जैन जी को बधाई दूंगा। सबसे पहले उनको मैं उनके लिए शुभकामना प्रेषित करूंगा कि सड़कों पर गोलियां चल रही थी। इन्होंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि सड़कों पे गोलियां चल रही थी, और इनके लिए मेरी शुभकामना है कि ये बचकर यहाँ डिबेट में बैठकर हम लोगों के बीच में। भाई ऐसे बिहार को आप बता रहे हैं कि नाला घर के सामने में क्या हो गया, नदियां बह रही हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है। ये देखिए किसी फिल्म में जब स्क्रिप्ट लिखने का काम हो तो आप, मुझे लगता है, बेहतर स्क्रिप्ट राइटर के रूप में रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपको, लेकिन मेरी पहले शुभकामना तो यह है कि आप बचकर आ गए और हम लोग के बीच में जो है बिहार में बैठे हैं और डिबेट में भाग ले रहे हैं। देखिए ऐसा है, नहीं उन्होंने बताया कि ऐसा हो रहा है इनके हाँ वही तो मैंने तो हाँ नहीं मैंने इसीलिए कहा कि हो रहा है, गोलियां चल रही है सड़कों पर। बिल्कुल भाई, इसलिए तो मैंने कहा कि गोलियां सड़कों पे चल रही है और सड़कों से बचकर यहाँ डिबेट में आकर बैठ गए। मैंने तो इसीलिए इनको शुभकामना दी ना, इनको बधाई दी कि चलिए आपका गुड लक है, आपको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। खैर चुनाव है, इसलिए चुनाव तक सुरक्षित सभी को रहना। पॉइंट मनीष जी उन्होंने कहा, मनीष जी दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा 3 हफ्ते से वो यहाँ है और उन्होंने देखा है कि शराब मिल रही है होम डिलीवरी, लेकिन अच्छी वाली नहीं मिल रही। हाँ नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए ये समस्या तो है बिहार में, नो डाउट। देखिए सोने की तस्करी भी होती है, हीरे की तस्करी भी होती है, जहां पे भी बंदी होती है वहां तस्करी तो होता ही है। तस्कर होते हैं, पकड़ाते हैं, जेल में जाते हैं, छूटते हैं, लेकिन ये सब तभी संभव होता है जब उसके जो कदरदान होते हैं वो भी उपलब्ध होते हैं। अब दुर्भाग्य है कि यहाँ पर उनको बढ़िया टेस्ट वाला नहीं मिल पाया, तो ठीक है, अब बगल में झारखंड है, बगल में फिर इधर पार्ट टाइम इधर उधर जा सकते हैं जहां आपके मनपसंद का लेवल भी उपलब्ध हो जाएगा और टेस्ट भी उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन बिहार में जो प्रयास है बिहार की सरकार का, देखिए होम डिलीवरी से कौन इनकार कर सकता है भैया। आप क्या मोबाइल में दिखाने की कोशिश करते हैं भाई। एक बात मुझे बताइए रीमा जी, कोई भी ऐसी सरकार, कोई भी ऐसा व्यक्ति वह सत्ता की बात करे और कहे कि नहीं भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, मांस की बात करे और कहे कि नहीं उसमें खून नहीं होगा, रसगुल्ले की बात करे और कहे कि नहीं उसमें मिठास नहीं होगा। अरे भाई साहब ये व्यवहारिक बातें कीजिए। निखिल जैन क्या दिखा रहे हैं मोबाइल में? अरे क्या दिखा, कोई प्रॉब्लम क्या दिखा रहे हो मोबाइल में आप? नहीं इन्होंने पूछा, इन्होंने कहा मैंने पॉश कॉलोनी का नाम नहीं बताया। ये देखिए ये न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी के आगे की सड़क है, जो नदी दिख रही है ना, ये न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी के आगे की सड़क है। बिहार का बहुत पॉश इलाका माना जाता है, मुझे बताया लोगों ने। जैन साहब ऐसा जैन साहब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए जैन साहब, अब आप सुन लीजिए। राहुल गांधी जी पौंडीचेरी में, चलिए मेरे बड़े भाई मनीष जी जवाब दे रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ इनको, मैं बता रहा हूँ। अब इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में आवाज उठा रहे हैं और राहुल गांधी दिल्ली में। भाई दिल्ली में नहीं उठा रहे, राहुल गांधी जब भी आवाज उठाते हैं तो इस देश से बाहर जब जाते हैं तभी उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। देश में कहाँ उठा पाते हैं आपके नेता? नरेंद्र मोदी की आवाज एएनआई को म्यूट करनी पड़ती है, और दुनिया में भी नहीं भाई साहब। निखिल जी को म्यूट करनी पड़ती है। निखिल जी मैं आपके टाइम में नहीं बोल रहा था। निखिल जी आपने बिल्कुल सही कहा। नहीं रीमा जी एक मिनट, रीमा जी इनके नेता की मैं बता दूं, इनके नेता की आवाज दुनिया में तो गूंजती ही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं गूंजती है तो वो पाकिस्तान के अंदर गूंजती है। और पाकिस्तान जब भारत के खिलाफ कोई सबूत देता है तो उसमें डोजियर के रूप में इनके नेता का ही बयान को शामिल करता है। ये इनके नेता की विशेषता है, जिसको भारत का बच्चा अरे भाई कहां से काली है अल्लाह। बहुत अच्छा। देखिए मैं एक बात बता दूं, जैन साहब अगर पटना को पता नहीं कितने दिनों से जानते हैं। रीमा जी 10 सेकंड, रीमा जी 10 सेकंड। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। 10 सेकंड नहीं है सर, वक्त खत्म हो गया, लेकिन लगातार हम अब बिहार के चुनाव पर ही अपनी विशेष कवरेज जारी रखेंगे और लगातार अब आप लोगों से जुड़ते रहेंगे। हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस विशेष बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार की तमाम खबरों के लिए और बिहार चुनाव की स्पेशल कवरेज के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।